Hi guys, welcome to my channel. I am संजीव खन्ना। आज एक बात थोड़ी सी करते हैं प्लैनेट्स इन द सेवंथ हाउस। तो सातवां घर, इसको लेके चर्चा हम करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स सातवें घर में आके क्या करते हैं आपके लिए। तो इससे पहले हम सारा स्टार्ट करें। तो सेवंथ हाउस आपका रिलेशनशिप्स है, आपका स्पाउस है। तो इट इज़ दैट एरिया ऑफ योर लाइफ। ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और लोगों के रेफरेंस और आते हैं कि सेवंथ लॉर्ड को लेकर या सेवंथ हाउस को लेके कि मेरा स्पाउस कैसा होगा, मेरे को प्यार करने वाला होगा, कि कहाँ से होगा। हुँ? तो ये सारी क्वालिटीज़ पूछने में यंग गाइज़ दे आर ऑलवेज़ इंटरेस्टेड। और शायद ऐसे ही उनको कहीं से रिप्लाईज़ भी मिलते होंगे व्हिच एनकरेजेस देम टू फाइंड आउट कि मेरा स्पाउस कैसा होगा, कहाँ से आएगा, अमीर होगा, गरीब होगा, कैसा होगा। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि हॉरोस्कोप है आपका। ठीक है। सातवां घर वी आर टॉकिंग अबाउट, वो है आपकी लाइफ का, आपका स्पाउस और आपके रिलेशनशिप्स का वो घर है। अब उस घर में हाउ विल यू अप्रोच योर एरिया ऑफ योर मैरिज, योर रिलेशनशिप्स। तो आप कैसे वहाँ पे बिहेव करते हो सातवें घर के ट्रेड्स के साथ। आपका स्पाउस कैसा होगा और आपका स्पाउस आपके साथ कैसा करेगा, ये आप अपनी जन्म पत्री से कैसे बताओगे। एक लॉजिक मेरे को पकड़ के बताओ। आप अपनी जन्म पत्री से मोटी-मोटी ज़िंदगी की चीज़ें बताते हो और सारी चीज़ें तो वो भी हम ढूँढ नहीं पाते हैं। दूसरे की लाइफ़ और उसमें भी वो इंसान, आपका स्पाउस आपके साथ कैसा और क्या करने वाला है, उसकी इकोनॉमिक पोज़ीशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके घर वाले, उसके उसके पेरेंट्स वो कैसे रहेंगे आपके साथ। कैसे आप ये पता करोगे? जो करते हैं परहैप्स दे हैव द सुपरनैचुरल पावर्स। अब इसको मिसलीड कैसे करते हैं कि सातवें घर में सपोज़ एक नंबर राशि पड़ी हुई है, तो भई अब नॉर्मली क्या तुम्हारे एक सातवें घर में एक नंबर मेष राशि है, तो उसका मंगल है ग्रह, तो भाई आपका स्पाउस गुस्से वाला होगा, मंगल का प्रभाव होगा, दिस एंड दैट। अब मेरे को ये बताओ कि आपकी तो जन्म पत्री है, आपके सेवन्थ हाउस में एक नंबर है, आपको बता दिया कि एक नंबर वाले के ऐसे ऐसे ट्रेड्स होंगे। क्या आप जब शादी करोगे तो क्या आपको एक नंबर लगन वाला ही पार्टनर मिलेगा क्या? इज दैट पॉसिबल? नहीं मिलता। एक दो तीन चार कोई भी लगन होगा तो उसके क्या ट्रेड्स होंगे, और उसकी एक साइन नहीं, उसकी सारी जन्म पत्री बताएगी कि वो इंसान कैसा होगा। अब आप अपने जन्म पत्री में से कोई एक चीज़ को देख के आप स्पाउस की क्वालिटीज़ और उसकी लाइफ कैसे बता सकते हो? ये क्वाइट मिसलीडिंग। आप आपकी जन्म पत्री देखी जा रही है, तो आप कैसे सेवंथ हाउस के ट्रेयर्स को आप कैसे अप्रोच करोगे, आप कैसे उनको अपनी जन्म पत्री के हिसाब से आप कैसे अपनी उस रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे, कैसे बिहेव करोगे, क्या चीज़ें आपके ऊपर आएंगी। सातवें घर में कौन सा प्लेनेट पड़ा हुआ है, क्या जब उसकी दशा आती है तो आपके ऊपर क्या बीतने वाली है, ये आपकी जन्म पत्री से आपके बारे में बताया जा सकता है। अब सातवें घर की हम बात कर रहे हैं तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेवंथ हाउस।
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्पाउस। तो वो सारी चीज़ें आपके बारे में बताई जाएँगी, ना कि आपका स्पाउस क्या करेगा या आपका स्पाउस कैसा रहेगा। ये क्वालिटीज़ हैं, ये आपके बिहेवियर और आपके जो पेश आएँगी, वो क्वालिटीज़ हैं। आप सोच के देखिए ज़रा कि कैसे पॉसिबल है कि आप स्पाउस के बारे में, उसकी आने वाली ज़िंदगी और उसके बिहेवियर के बारे में आप कैसे बता पाओगे? आप मैरिज के बारे में बता पाओगे, मैरिज होगी, कैसी होगी? ऐसे-ऐसे ग्रह पड़ने से इस संबंध में क्या चीज़ें हो सकती हैं? ये ग्रह पड़ा हुआ है, तो ये आपको कैसे पेश अब करना पड़ेगा, कैसे फेस करना पड़ेगा उस 7th हाउस के उन ट्रेड्स को। तो आप इस पॉइंट को पकड़िए, इस पॉइंट को समझिए और अपनी जो क्वेश्चन पूछने का न जो तरीका है उसको न देखिए कि व्हाट डू यू वांट टू आस्क? क्या किसी चीज़ का पता लग सकता है कि नहीं पता लग सकता? तो चलिए बात करते हैं अब प्लैनेट्स इन द 7th हाउस। तो क्या-क्या चीज़ें पेश आएँगी? तो सबसे पहले चंद्रमा को लेकर चलते हैं कि मून अगर आपके 7th हाउस में पड़ा हुआ है, तो आपके रिलेशनशिप्स और स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप, आप शादी के मामले में आप कैसे आपके साथ क्या होने वाला है? तो मून 7वें घर में आ जाएगा, तो आपका अब देखो मून क्या है? आपकी परसेप्शंस हैं, आपकी माइंड है आपका और आपकी एंग्ज़ायटीज़ हैं, सब कुछ है। तो झट-झट से चेंज होता है माइंड। तो 7वें घर में जब मून आ गया, तो अब आपको हमेशा अपने स्पाउस के बारे में या शादी के बारे में बड़ी इनसिक्योरिटीज़ एट टाइम्स होंगी, बिकॉज़ माइंड चेंज होता है। आप कुछ आपकी परसेप्शंस टाइम टू टाइम चेंज होंगी। आपको इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू योर स्पाउस। शादी ने हो जाती है, माइंड आपका चेंज होता है। आज अभी कोई चीज़ आप ऑब्ज़र्व करते हो, दूसरा टाइम पे कुछ करते हो। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। अब स्पाउस कैसे उसके क्या रीज़न्स हैं आपको एंग्ज़ायटीज़ देने के? दे आर दैट्स ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग। कुछ ना कुछ तो होगा, बट आपको इनसिक्योरिटीज़, आपको एंग्ज़ायटीज़ मिलेंगी इस रिलेशनशिप में। कभी आपको कुछ लगेगा, डाउटिंग नेचर आपकी रहेगी, थोड़ी-सी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। तो अब अब मून देखिए, मून क्या है? मून आपका न माइंड है जो इतना तेज़ न चलता है और माइंड ही ने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप परसीव करते हो। तो बिकॉज़ ऑफ दैट फ्रीक्वेंट चेंजेस, तो आपको थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटीज़ आपके रिलेशनशिप में आती हैं। सारा टाइम एक साथ तो नहीं रहता, दशा आएगी, वो चीज़ें अलग-अलग गवर्न करती हैं। कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है सब चीज़ों के लिए, बट जनरली ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी व्हेन मून इज़ इन योर 7th हाउस। फिर आगे देखते हैं कि सन, अगर सन आपके 7th हाउस में है, अब आप सन इज़ आपकी एम्बिशंस हैं, आपकी कंट्रोलिंग नेचर है और एक तरह से आपका इंटरनल आपका पावर है, जो सोल है आपकी। तो 7th हाउस में जब सन है, तो आप सोचते हो कि ने आपके स्पाउस शादी के बारे में और अपने स्पाउस के बारे में आप एक तरह से बड़ा न पॉसेसिव एम्बिशियस हो।
तो एम्बिशियस होने से दो एक चीज़ें सामने आती हैं कि एक तो यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर स्पाउस, कि माई स्पाउस इज सो वेल कल्चर्ड एंड ऑल दैट, वो है, आपको प्राउड है अपने स्पाउस के ऊपर। दूसरा चीज़ें पेश आती हैं कि आप, क्योंकि आपका सूरज है ये, 7th हाउस में पड़ा है, तो स्पाउस को लेकर तो आप में एक बड़ी एम्बिशन रहती है कि यू शुड बी, द स्पाउस शुड बी लाइक दैट, शुड बी बिहेविंग लाइक दैट। तो आप ज़्यादा डिमांडिंग है। सो फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो आप ज़्यादा डिमांडिंग हैं। आप एक जिसको बोलते हैं कि स्टेटस कॉन्शियस ज़्यादा है। तो साथ में आपका आया तो आप एक अच्छे माहौल में जैसे रहते हैं, वेल कल्चर्ड और माहौल में, उसी तरह आप चाहेंगे कि आपका स्पाउस ऐसे ही आपके साथ चले, एम्बिशियस हो, हाई सोसाइटी में डील करने वाला, और आप उसी तरह हिसाब से अपने स्पाउस को चलाना चाहते हो। तो वो चले या ना चले, तो रिजल्ट इज हाफ द टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। कोई दूसरा ज़रूरी नहीं है कि ये आपके कंट्रोल करने से कंट्रोल हो जाए, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। तो ईगो रहती है आप में, तो उस ईगो की वजह से थोड़ी-सी इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है आपके रिलेशनशिप में। तो ये थोड़ी-सी समस्या आती है ईगो की। अब दूसरा इंसान आपकी ईगो के सामने सबलाइम हो जाता है, तब तो आप खुश हैं, नहीं होता तो अब क्या जाने वो स्पाउस की जन्मपत्री कैसी है। बट आपका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, आप अपने हिसाब से चलवाना चाहोगे, बहुत एम्बिशियस रहोगे स्पाउस को लेकर। तो ये तो सन का हिसाब हो गया। अब देखते हैं, सपोज मार्स 7th हाउस में। अब मार्स आपका टेम्परामेंट है, आपकी एनर्जी है, आपकी कंट्रोलिंग एक तरह से पावर है, और हाई एनर्जी, लाइक अगर आप बात भी करते हैं तो हाई एनर्जी से, हाई पिच में। तो 7th हाउस में जब आपका मार्स आ गया, तो ये मार्स है आपका, आपकी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा है। तो 7th में आया तो आपका जो एग्रेशन और जो आपका जोर है, जो एनर्जी है, वो 7th हाउस के साथ रिलेटेड ज़्यादा, उसका आउटलेट इज 7th हाउस। तो क्या होगा, एक, नंबर वन, उस रिलेशनशिप को आफ्टर मैरिज, उस रिलेशनशिप की सर्वाइवल के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चाहे ब्रेड अर्निंग के लिए, चाहे घर गृहस्थी को चलाने के लिए, या किसी और वजह से। तो यू आर वेरी बिजी, और हाई एनर्जी ने होता, और मंगल क्योंकि अ, बिल्कुल हाई एग्रेशन वाला प्लेनेट है, तो एग्रेशन आपके रिलेशनशिप में आता है, आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आपका इंटरेस्ट भी रहता है, तो एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाता है ये। दूसरा स्पाउस आपका मंगल के स्वभाव वाला हुआ तो भी दोनों गर्म, और नहीं हुआ तो भी, जब ऑपरेशन हो जाता है किसी के ऊपर, तो भी इंसान दुखी हो जाता है। तो बाय ऑल मीन्स मंगल 7वें में आएगा तो आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ी-सी कड़वाहट लाएगा। एग्रेशन, नो वन लाइक्स एग्रेशन। तो आपके रिलेशनशिप्स में तो बिल्कुल भी नहीं, तो ऐसे ही टूटते हैं। तो ब्रेक्स इनेविटेबल हो जाती हैं। कभी
बैड टेस्ट रहता है, कभी ज़्यादा ख़राब हो तो टूट भी जाती हैं। तो ये मार्स वालों का स्पेशली आई हैव सीन। तो चाहे ये आर्गुमेंट ना भी हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट इज़ ऑलवेज़ देयर, आर्गुमेंट टाइप वाला ना भी हो, तो भी अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी कोई और भी रीज़न हो सकता है। मे बी यू आर लॉजिस्टिकली प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, तो आपको ज़्यादा आना-जाना पड़ रहा है अपनी शादी के बाद, बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना पड़ रहा है, स्पाउस कहीं पे है, आप कहीं पे हो। या आपको काम-धंधा ऐसा कि बहुत ज़्यादा आपको टूरिंग करनी पड़ती है, पर फिर वापस घर भी आना है। तो दैट सॉर्ट ऑफ फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट इन रिलेशनशिप्स होने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा दैट्स आल्सो पॉसिबल। तो फिज़िकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है और काफ़ी लाइफ में एग्रेशन रहता है, स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल डज़न्ट मीन टू सर्वाइव, बट मेंटल एंड फिज़िकल स्ट्रगल मीन्स टू मैनेज थिंग्स, जो दैट मीन्स इट्स टू मच ऑन योर प्लेट एंड यू हैव टू मैनेज इट। तो वो सारा मंगल साथ में घर में हो तो है पॉज़िटिव भी है, बट नेगेटिव भी है। तो मंगल के बाद अगर देखो, अगर मरकरी आता है। अब मरकरी आपके 7वें घर में अगर है, अब मरकरी क्या है? आपका इंटेलेक्ट है, आपकी स्पीच है, आपका एक बिहेवियर है जो थोड़ा इमेच्योर भी सही, बिकॉज़ मरकरी इज़ यंग, यंग है और टू सम एक्सटेंट इमेच्योर भी है। तो 7वें घर में आपका मरकरी है, तो आप अपने रिलेशनशिप्स में एक तो अपना इंटेलेक्ट और अपनी स्पीच और अपने आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, उसका बहुत इस्तेमाल करोगे। कहीं न कहीं से चाहे किसी तरह भी हो, आप चाहे दूसरे को समझाते रहोगे या आर्ग्यूमेंट्स करते रहोगे, यू विल डिफ़र with the spouse on various issues, और always trying to prove yourself right, because तभी argument होता है। argument क्यों होता है? if you want to prove yourself right और the other person wrong। तो ये मरकरी वाले बोलते बहुत हैं, जितना मर्जी बुलवा लो, आर्गूमेंट करवाओ, चाहे नॉलेज पूरी हो या ना हो। तो आपके इस रिलेशनशिप में वहाँ पे मरकरी आने से, तो इस किस्म का बिहेवियर आप करोगे अपने स्पाउस के साथ। अब ये नहीं है कि स्पाउस गलत है, लेकिन कि मेरे को प्रोवोक किया मैं तब ये सब कुछ किया ना, रीज़न कुड बी एनीथिंग, बट ये चीज़ आपके उसमें आएगी। इंटेलिजेंटली आप बिहेव करोगे। मरकरी इज़ इंटेलिजेंट, आप दिमाग का ही इस्तेमाल करोगे, यू विल नॉट प्ले ऑन इमोशंस। सारा रिलेशनशिप्स आपका इंटेलेक्ट पे ही बेस्ड रहेगा। यू विल ऑलवेज ट्राई टू प्रूव, तो प्रूव करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इमोशन से तो कुछ प्रूव नहीं होता। तो वो माहौल आपके रिलेशनशिप्स में मरकरी आने से होता है। मरकरी इज़ स्मार्ट, मरकरी इज़ कम्युनिकेटर, तो ज़्यादा आउटगोइंग आप रहोगे, तो एट टाइम्स यू गो आउट ऑफ द बाउंड्रीज़ आल्सो। मरकरी है, फन लविंग प्लैनेट है, चंचल है। तो रिलेशनशिप्स में ये ऐसा बिहेवियर भी आ जाता है, क्योंकि मरकरी कैन बी ए चीटर आल्सो। तो डिपेंडिंग ऑन सो मेनी अदर थिंग्स, जो स्मार्ट है, उसको ये सारे काम करने आते हैं, इंटेलिजेंट है और चंचल भी है। तो ये सब ये एग्ज़ाम्पल्स देने का मतलब ये है कि आप उस क्वालिटीज़ हर इंसान के लिए डिफरेंट होंगी एट डिफरेंट टाइम्स, बट रिलेट आप कर सकते हो कि ऐसा बिहेवियर आप करोगे
रीज़न चाहे नेचुरली स्पाउस ही होगा या कुछ भी रीज़न होगा, तो ये बिहेवियर आपका बिहेवियर होगा, ना कि ये स्पाउस का बिहेवियर है। आपकी जन्म पत्री है, आपका मरकरी है। मरकरी इन योर चार्ट विल शो योर ट्रेड्स। अब वो आउटलेट उसका क्या बनता है, तो 7th में पढ़ा, तो 7th रिलेशनशिप्स और मैरिज वो इस मरकरी की क्वालिटीज का आउटलेट है आपके जन्म कुंडली में, ना कि आने वाले स्पाउस का या आपके स्पाउस का कि वो मरकरी की तरह बिहेव करेगा। उसके लगन में कुछ भी पड़ा होगा, ही और शी मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन, तो ये आपका है। तो मरकरी ने गया, तो फिर देखते हैं आगे जुपिटर। जुपिटर आ गया। अब जुपिटर तो एक वाइज प्लेनेट, आपको काउंसलिंग देने वाला, आपको समझाने वाला, चाहे रिलीजन के बेस पे या किसी भी तरह से, बिहेविंग एज एन एल्डरली पर्सन। तो जुपिटर आपके 7th हाउस में है, तो आप अपने रिलेशनशिप्स में हमेशा सही बातें ही अपने स्पाउस से उसको सही डायरेक्शन ही देने में लगे रहोगे। अब चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, चाहे दूसरा एक्सेप्टेबल हो या ना हो, तो बट यू विल डू, क्योंकि आपके अंदर ही जो है, जो आपका जितना ज्ञान आपके पास है, राइट और रॉन्ग का जजमेंट जितना है आपका, तो वो ही आप विल चाहोगे अपने स्पाउस को। क्यों? उस जुपिटर की जो अंदर आपके है, उसका आउटलेट इज 7, तो वहाँ आप बताओगे। यू विल ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स गो, और अच्छे ढंग से ही अक्लमंदी से ही अपना रिलेशनशिप आप चलाते हो। अब जुपिटर की एक क्वालिटी कि जहाँ बैठा होता है तकरीबन उस घर का, वो थोड़ा सा नुकसान करता है, तो ऐसे ही नुकसान करेगा। आप गुरु ही बने रहोगे, हमेशा हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही सिखाते रहोगे। नहीं, यहाँ पे गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, यू शुड डू इट लाइक दिस, नहीं ये बात गलत है, ऐसे नहीं ऐसा। बिकॉज हमेशा ही जब एडवाइज़र बने रहोगे, तो जनरली स्पाउस विल नॉट लाइक। तो झट से क्या होता है, अब स्पाउस के पास तो 100% बराबरी का राइट होता है, तो ही और शी विल नॉट हेजिटेट टू से दैट यू आर बोरिंग, और उपदेश देना है तो कहीं और जाओ। तो इस किस्म की के नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स ऐसे बन जाता है जुपिटर के आने से। अब वीनस कमिंग टू 7th हाउस, अब रिलेशनशिप के लिए द बेस्ट प्लैनेट टू बी देयर, तो यू विल बी ऑलवेज इन ए लविंग मूड। अच्छा माहौल बनाओगे, अच्छी स्कीमें बनाओगे, फन लविंग पर्सन आप रहोगे, तो अपने रिलेशनशिप्स को ऑलवेज इन एंजॉयमेंट मूड। तो अब दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स क्या है, वी डोंट नो, बट यू विल ऑलवेज बी डूइंग दैट। फिजिकल, घूमना फिरना, पार्टिंग, क्लबिंग, ये सारी चीज़ें, फैशन सेंस सबसे ज़्यादा आपको, और उसी तरह से आप यू लाइक योर स्पाउस टू बी लाइक दैट। ज्वेलरी एंड अदर थिंग्स, वो आपको इतना शौक, परफ्यूम्स एंड ऑल दैट, वो आपको इतना शौक होगा, वो आप गिफ्ट स्पाउस के लिए लाओगे, खुश करोगे, एंड यू विल लव इट, एंड उसको भी ला कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें वीनस में आ जाती हैं। आपका टेस्ट विल बी एलिगेंट। तो इट्स एन नाइस गुडी गुडी फॉर रिलेशनशिप एरिया के लिए वीनस का वहाँ पे है। अभी बुरा न हो जाए, कुछ और इन्फ्लुएंस हो जाए, आप ज़्यादा ही लविंग बन जाए, आपकी इतनी ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी बन जाए कि दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होने लगे, दैट कैन बी द डाउन साइड ऑफ दिस। क्योंकि रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है, डजेंट मीन देयर हैज़ टू बी वन ओनली। तो उस रिलेशनशिप बनाने के लिए, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड योर टेस्ट,
कोई दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हो सकते हैं एंड यू कैन आल्सो फॉल फॉर देम। तो वो एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो ये आई थिंक हैव कवर्ड जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन, मून, मार्स और बचा राहु और केतु। अब राहु आपके 7th में है, तो अब देखिए राहु मीन्स यू लाइक टू डू थिंग्स डिफरेंटली। आपकी या तो नंबर 1 शादी थोड़ी सी नॉर्मल से हटके तरीके से होती है, डेफिनेटली ये होगी, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा फैक्टर जरूर रहेगा विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ रूटीन, और बहुत कुछ नया आप करने के इच्छुक होते हैं जहाँ राहु होता है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। राहु की प्लेसमेंट जहाँ भी होगी मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम एंड यू विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। तो आपकी एनर्जी लगती है उसको ठीक करने में। तो नया नया कुछ करना चाहोगे, नए रिलेशनशिप बनाओगे, एक से ज़्यादा भी आप बना सकते हो। तो ये राहु यहाँ पे आएगा, राहु 7th में, मीन्स केतु आपका फर्स्ट में है। तो केतु फर्स्ट में मीन्स अपने बारे में आप कम सोचोगे, अपने बारे में फिक्र नहीं है, बट साथ में घर में स्पाउस के बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में आपका सारा जोर लगता है। अब कैसे नई स्कीम बनानी है, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उसको ठीक करना है, या रिलेशनशिप बनाना ही है या ढूंढना है, या कुछ नया कुछ करना है, या एज ए बिजनेस आल्सो आपको कुछ नया करना है। 7th इज बिजनेस आल्सो, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ स्कीम लड़ाने में आप फोकस आपका वहीं रहेगा। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं है कि तो अपना कुछ नहीं है। एंड द रिवर्स ऑफ दैट, केतु इन 7th एंड राहु इन फर्स्ट, तो आप अपने पे ज़्यादा फोकस रहोगे। मैं क्या करूं अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी एम्बिशंस के लिए, यू विल कीप ऑन डूइंग थिंग्स। और केतु 7th में है, रिलेशनशिप्स के लिए आप बॉदर्ड नहीं रहते, स्पाउस खुश है नहीं है, उसकी क्या डिमांड्स हैं, और किधर को रिलेशनशिप जा रहा है, स्पाउस कर क्या रहा है आपकी पीठ के पीछे, ये भी नहीं आपको पता करने की फुर्सत है। क्यों? कोई फोकस अपने ऊपर है। तो जनरली दोनों ही राहु और केतु जब फर्स्ट और 7th में हो तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ रहती है, खुशगवार नहीं रहता, थोड़ी सी छुपी हुई चीज़ें जरूर रहती हैं, आउट ऑफ नॉर्मल है, कुछ छुपी हुई हैं। विजिबली इट मे लुक एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट अंदर अंदर से कुछ ना कुछ ये रहता है। तो ये सारे राहु केतु और बाकी सारे प्लैनेट्स 7th हाउस में जब आएंगे तो वो आपके स्पाउस की क्वालिटीज़ नहीं बता रहे, वो आपकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस इन कॉन्टेक्स्ट विद 7th हाउस, और आपके स्पाउस के साथ आप कैसे कैसे चीज़ों को करेंगे और कैसे कैसे आप फेस करेंगे उस रिलेशनशिप्स को। दैट इज प्लैनेट्स इन द 7th हाउस। होप ये इस सॉर्ट ऑफ मैंने क्लियर किया है का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स जो ऑल ओवर बोलते हैं कि 7th हाउस में ये पड़ा हुआ तो तुम्हारा स्पाउस ऐसा होगा वैसा होगा, तो और वही पूछने वाले भी उसी तरह से पूछते हैं, विच इज़ मिसलीडिंग। आप सोच के देखिए और अपना लॉजिक इस्तेमाल करके सोचिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आपके पास जन्म पत्रियाँ होंगी, आपके इतने लोगों की या अपनी, तो क्लोजली अंदाज़ा लगाकर उसको असेस कीजिए कि वेदर दिस थिंग इज़ राइट। मैंने तो जितनी भी हॉरोस्कोप्स को एनालाइज किया इस हिसाब से, ऑल आर 100% ट्रू। ये आपका बिहेवियर आएगा, उससे डिपेक्ट होगा, तो देखिए और एक
नए एंगल से आप असेस कीजिए। और होप यू लाइक द कंटेंट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, and if you like it, share it with your friends and hit the bell icon. Thank you very much.